नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है प्रियांशु मिश्रा और स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के इस लेक्चर में। अभी तक हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और बहुत से डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, बहुत से गुणांक के बारे में पढ़ा। 3 डिफरेंट गुणांक लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके साथ ही मटेरियल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पॉइजन्स रेशियो के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो लास्ट टॉपिक आपका पॉइजन्स रेशियो। हमने पढ़ा था क्या? पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो में हमने क्या बताया था कि मान लीजिए कि कोई इस तरह की बॉडी है, इसकी प्रारंभिक लंबाई आपकी L है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो B है, ठीक। और इस पे जब हमने बल लगाया यानी तनाव बल लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। मान लीजिए कि इसकी लंबाई बढ़ के अब हो गई L प्लस डेल्टा L, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बल लगाने के पश्चात इसकी लंबाई के दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। बल लगाने के पश्चात इसकी चौड़ाई की दिशा में या फिर इसकी लंबवत दिशा में भी परिवर्तन आता है, इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी चेंज आता है और वो घटती है आपकी B माइनस डेल्टा B, ठीक है। लंबाई तो बढ़ गई लेकिन आपकी जो विड्थ है यानी जो चौड़ाई है वो क्या हो गई? इस मटेरियल की घट गई, इस बॉडी की घट गई। तो लंबाई के दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और ये होगा आपका डेल्टा L अपॉन L, इस तरह से याद रखिएगा। और चौड़ाई के दिशा में होने वाले स्ट्रेन को बोलते हैं हम लेटरल यानी लेटी हुई दिशा। इस बल के हिसाब से देखेंगे तो ये लेटी हुई दिशा यानी लेटरल स्ट्रेन, और ये होता है आपका जो उसके चौड़ाई में परिवर्तन आया अपॉन वास्तविक चौड़ाई। उसी तरीके से हमने पॉइजन्स रेशियो को बताया था कि इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आपका लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो। तो जहां तक उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और साथ में हमने ये भी बताया था कि जो म्यू होता है, जो आपका पॉइजन्स रेशियो होता है, वो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर टाइप की बॉडी के लिए अलग अलग होता है, हर मटेरियल के अलग अलग होता है, क्योंकि हर मटेरियल की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, उसके खुद के मॉलिक्यूलर बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, उनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। इस वजह से किसी भी मटेरियल की जो पॉइजन्स रेशियो होती है, जो पॉइजन्स अनुपात होता है, वो अलग होता है, ठीक है। तो इस चीज से इस तरीके से चीज को समझिएगा, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगला यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पता करेंगे कि किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन किस हिसाब से होगा, किसी भी बॉडी में आने वाली उसकी लंबाई, चौड़ाई या आयतनात्मक विकृति कितनी होगी उसको पता करेंगे। उसके लिए हमने फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पे जाना पड़ेगा जिसे बोलते हैं हम हुक्स लॉ। हमने आपको पिछली भी क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूं। ऑलमोस्ट हम आपको 2 से 3 बार इसको हम बता चुके हैं। हुक्स लॉ के अनुसार इलास्टिक सीमा तक यानी प्रत्यास्थ सीमा तक, ठीक है, प्रत्यास्थ सीमा क्या, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, जहां आपका समानुपातिक अनुपात होता है, वहां तक जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, विकृति को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया और एक टर्म ले लिया कैपिटल ई, और ई इसी को इन्होंने डिफाइन कर दिया कि हुक्स लॉ के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है, ठीक है। और प्रतिबल को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और विकृति को स्मॉल ई से, और सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल ई, इन्होंने बता दिया था। अब हम इसी को और तोड़ें, अगर हम इसी को और तोड़ें तो हमें यह पता चलता है कि प्रतिबल बराबर हम लिख सकते हैं F अपॉन ए बल बटा क्षेत्रफल,
और उसी के साथ हम कैपिटल ई को एज इट इज लिख सकते हैं और विकृति को लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल अपॉन एल। तो अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि मान लो श्रीमान कि ये कोई बॉडी है, इसकी प्रारंभिक लंबाई एल है और इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कुछ दिया हुआ है आपका, मान लीजिए कि 2 गुणे कुछ भी दे रखा है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक इसका ई है, E1 है। ठीक है, और हमसे कह दे कि हमने इस पे तनाव बल F लगाया। ठीक, हमने इस पे तनाव बल F लगाया, तो अब आप हमको ये बताइए, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A = A1 है, और कह दीजिए, कह रहा है कि अब हमने तनाव बल F लगाया, अब हमको बस इतना बता दीजिए कि इसकी जो लंबाई में परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा। तो इस चीज को पता करना था हमें, क्योंकि जब हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम आपको बता रहे थे, प्रत्यास्था मापांक हम बता रहे थे, तो हम आपको उसके साथ ये बता रहे थे कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो पदार्थ में होने वाले इलोंगेशन या फिर पदार्थ में होने वाले यानी बॉडी में होने वाले इलोंगेशन या बॉडी में संपीड़न बल की आने वजह से लंबाई में परिवर्तन को मापने की एक इकाई होती है या मापने का एक मापांक होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस या प्रत्यास्था मापांक। तो अगर हमको प्रत्यास्था मापांक पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, लगने वाला बल पता है, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? तो हुक्स महोदय ने हमें जो थियरी दी उसके अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यानी प्रतिबल E सिग्मा = कैपिटल E × स्मॉल e। इसी को आगे तोड़ा तो हमें पता चला प्रतिबल क्या होता है हमारा F/A, E क्या होता है एज इट इज रख दिया डेल्टा एल अपॉन एल। हमसे कह रहा है कि आप पता करके बताइए कि इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा एल कितना आएगा। तो डेल्टा एल करने के लिए हम यहां से इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा एल = हो जाएगा FL अपॉन AE। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस चीज को आप रट ले, इस फार्मूले को, या इस यहां से अगर आपको समझ में आ गया है तो समझ लें। हुक्स लॉ अगर आपको याद है तो ये फार्मूला आप याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको बना भी सकते हैं तुरंत। और नहीं याद है इनके तो आपको बता रहा हूं ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो ये फॉर्मूला आपको कैसे भी करके याद रखना होगा कि डेल्टा एल = लंबाई में परिवर्तन क्या होता है FL अपॉन AE। ठीक है, फिर से समझिए, हुक्स के अनुसार प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, हमने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है। अब जब प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, यहां से हमने प्रतिबल विकृति के समानुपाती बता दिया। फिर हमने बताया कि प्रतिबल और विकृति में जो संबंध होता है वो सिग्मा = E × E होता है। फिर हमने फर्दर इसको एक्सप्लेन किया और तोड़ा, तो प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, विकृति हमारा डेल्टा एल अपॉन एल और E को एज इट इज पुट किया, और यहां से हमने डेल्टा एल यानी लंबाई में आने वाले परिवर्तन को इजीली कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी यहां तक। ठीक है, अब इसी तरीके से किसी भी बॉडी में आने वाले चेंज, यानी अब हम आसानी से पता कर सकते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे कितना बल अगर कुछ बल लगा रहे हैं तो उस बल की वजह से उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आएगा या उसकी चौड़ाई में कितना परिवर्तन आएगा, इसको हमें आसानी से हम पता कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के माध्यम से, जिसको आप हमेशा के लिए याद रखने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि आप ये सेमेस्टर देने के बाद भी जब आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई तैयारी करेंगे तो वहां भी इस फार्मूले से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं और बनते हैं, और बनते ही बनते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। कल को आप बीटेक करेंगे, बीटेक करने के बाद बीटेक में भी आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी, और बीटेक करने के बाद निकलेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो भी आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो आपको पता चल गया हुक्स लॉ क्या होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपातिक होता है। हमने आपको बताया कि प्रतिबल और विकृति में एक संबंध स्थापित किया जाता है जिसे बोलते हैं प्रत्यास्था मापांक या यंग प्रत्यास्था मापांक। हमने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया, जहां से हमें पता चला कि प्रतिबल यानी स्ट्रेस = F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर हमने विकृति को और ब्रेकआउट किया तो हमें पता चला डेल्टा एल अपॉन एल, यानी लंबाई में परिवर्तन और वास्तविक लंबाई का अनुपात। और यहां से हम एग्जैक्टली हम पता कर सकते हैं कि लंबाई में एक्चुअल चेंज कितना आया।
इसके बाद अब हम मान लीजिए एक छोटे से क्वेश्चन के साथ इस चीज को और क्लियर कर देते हैं, इस टॉपिक को और आपका हम क्लियर कर देते हैं कि क्या होता है। मान लेते हैं कि हमने कोई एक बॉडी ली, जिसकी वास्तविक लंबाई है 2 मीटर। इसकी वास्तविक लंबाई है 2 मीटर। हमने इस पे बल लगाया 4 न्यूटन का, बल की यूनिट न्यूटन, 4 न्यूटन का हमने इस पे बल लगाया। ऐसे समझिए, इसकी वास्तविक लंबाई है 2 मीटर, इस पे 4 न्यूटन का बल लगाया। इसका जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस, जिसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, कैपिटल ई, यह है 2 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। हमने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता रहा हूं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो यूनिट होती है वो विकृति प्रतिबल यानी स्ट्रेस की यूनिट की इक्वल होती है, और मैंने बताया था क्यों होती है। ठीक है, अब इस चीज को यंग्स मॉडुलस आपकी 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। अब हमसे क्वेश्चन सिंपली ये पूछ लिया उसने, और हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे दिया है, मान लीजिए कि 20, क्रॉस सेक्शनल एरिया 200 mm स्क्वायर। ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है 200 mm स्क्वायर, और आपसे कह रहा है कि अगर हम 4 न्यूटन का बल इस बॉडी पे, मान लीजिए कोई सरिया कुछ भी है, इस बॉडी पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी लेंथ में क्या चेंज आएगा, इसमें इसकी लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें पता करना है। ये क्षेत्रफल देने के बजाय आपको ये सीधे सीधे इसका डायमीटर या इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन भी दे सकता था, जिससे आप इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते थे, इसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते थे। फिलहाल के लिए आपको इसने डायरेक्ट एरिया दे दिया, सीधे सीधे क्षेत्रफल दे दिया। आप इस चीज को ऐसे समझिएगा। ठीक है, आगे और भी जो क्वेश्चंस कराएंगे हम, उसमें हम आपको फर्दर और थोड़ा सा क्या कहते हैं डायमीटर या उस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा। फिलहाल समझाने के लिए है तो आप इतना समझिए अभी। ठीक, यंग्स मॉडुलस दिया है, एरिया दिया है, फोर्स दिया है और लेंथ दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि लेंथ क्या चेंज आएगी, डायमेंशन में क्या चेंज होगा। तो जैसा हमने, अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, नहीं याद रखना है तो आप हुक्स लॉ के थ्रू जा सकते हैं। और हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी विकृति के समानुपाती होता है। इसी को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया और इस यहां से किया। स्ट्रेस इज इक्वल टू, हमने क्या, F/A, यंग्स मॉडुलस एडिसिस डेल्टा L/L, और यहां से हम डेल्टा L इज इक्वल टू FL/AE कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्ट याद रखे होते तो आपको यहां तक ना करना पड़ता, लेकिन अब नहीं याद मान लीजिए इन केस, तो आप यहां तक आ सकते हैं डायरेक्टली, कोई बहुत ज्यादा टफ आपका वो नहीं है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो अब यहां से अगर हम डेल्टा L लंबाई में परिवर्तन कैलकुलेट करना चाहते हैं इन केस, तो फोर्स हमारा दिया हुआ है 4 न्यूटन का, L दिया हुआ है आपका 2 मीटर का, इसको mm में चेंज कर लेते हैं 2000, एरिया दिया है 200 mm, और E दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिलहाल इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जो भी डेटा आएगा, हमने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया था कि क्योंकि ये रैंडम क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 210 यानी 40/2 × 10⁵ इसकी लंबाई में परिवर्तन आया mm में। ठीक है, 40/2 × 10⁵ mm, इतना आपका, यानी बहुत माइन्यूट साइज की लेंथ में चेंज आया, क्योंकि हमने फोर्स की वैल्यू बहुत कम ली थी। यही अगर हमने फोर्स की वैल्यू किलो न्यूटन में ली होती, यानी न्यूटन में, तो यही हमारा 10⁻³ हो जाता। अगर मान लीजिए हमने इसकी यूनिट अगर किलो न्यूटन में ले ली, यहां से इसकी जो यूनिट आ गया 10⁻³ आ गया, यहां से हमारा हो जाएगा 10⁻², ये पूरा का पूरा आपका डेटा चेंज हो जाएगा। 40 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय व्हाट, ये हो जाएगा 2 × 10⁵। यहां से आपका जो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L आ जाएगा 10⁻³ 3 कट गया, यहां से आपका आ जाएगा 200, 40/200, 4/20, तो 1/3,
5 0.2 mm इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा। इस तरीके से इस डेटा को इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल ये सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर आप बीटेक में एडमिशन लेंगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये डेटा, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे इस तरीके से ला सकते हैं, लेकिन हाँ है इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आपको इसको किसी भी तरीके से याद रखना जरूरी है। ठीक, फिलहाल के लिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम लेके आते हैं इसके आगे हम सेल्फ वेट की वजह से उसमें कितना स्ट्रेन होगा और कई तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक पे। हाँ, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए और भी इजी हो जाए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक बुक ले लेते हैं, बुक से ही नोट डाउन कर लेते हैं। आपके पास बुक ऑलरेडी होगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो एक क्वेश्चन है बुक में, स्क्वायर स्टील रॉड, स्क्वायर स्टील रॉड 20 mm क्रॉस 20 mm, स्क्वायर है, 20 mm क्रॉस 20 mm डायमेंशन दे रखा है। इज इन सेक्शन इज टू कैरी an axial load, compressive, ब्रैकेट में लिखा है कंप्रेसिव, यानी उस पे संपीड़न बल लग रहा है, कंप्रेसिव। कैलकुलेट शॉर्टनिंग in length of 50 mm। ये आपका यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दिया है 2 इज इक्वल टू 2.14 इंटू 10 पावर 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है, एन स्क्वायर स्टील रॉड 20 mm क्रॉस 20 mm इन सेक्शन इज टू कैरी एन एक्सियल लोड कंप्रेसिव ऑफ 100 किलो न्यूटन। एक्सियल लोड कितना ले रहा है, 100 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड ले रहा है। कैलकुलेट द शॉर्टनिंग इन अ लेंथ ऑफ 50 mm। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें हमको कैलकुलेट करना है कि इसमें जो शॉर्टनिंग आ रही है, जो इसमें स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, वो कितना स्ट्रेन आपका डेवलप हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको इसके लिए इसका स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस बॉडी में कितना स्ट्रेस आ रहा है, यानी इस बॉडी में किसी भी रॉड में जो डेल्टा एल आ रहा है, डेल्टा एल कितना आएगा। तो हम डेल्टा एल कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, PL/AE। ठीक, फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं इसके हम, या फिर हम और इजी वे में हमने आपको बताया था कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है इन केस, तो आप सीधे सीधे हुक्स लॉ अप्लाई करके वहां से फॉर्मूला आप ला सकते हैं, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस। सिग्मा इज इक्वल टू होता है P/A। क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू P/A, और हमको पता है P कितना है, कितना कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, 100 किलो न्यूटन का। तो 100 इसको न्यूटन में चेंज कर लेते हैं हम, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 न्यूटन। ठीक, और एरिया कितना है 20 mm, यानी एरिया को भी अगर हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.002 मल्टीप्लाइड बाई 0.002। तो यहां से हमको स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 0.002 मल्टीप्लाइड बाई 0.002। तो इस तरीके से हम इसको और आगे लिख सकते हैं, स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं 25, इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से हमका स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया हमने, और स्ट्रेस कितना आ गया 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को अगर हम किलो न्यूटन में लिख लेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करेंगे, 10 घाटे 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेस कैलकुलेट हो गया आपका। अब जब स्ट्रेस कैलकुलेट हो गया और हमको फॉर्मूला क्या पता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। फिलहाल देखिए, अगर हमको स्ट्रेस सिर्फ कैलकुलेट कर रहे थे कि उस पर स्ट्रेस कितना आ रहा है, इसकी जरूरत थी नहीं। हम यहाँ से डेल्टा एल इजीली वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। डेल्टा एल कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है कि पी कितना आ रहा है, हमारा कंप्रेसिव लोड कितना आ रहा है 100 किलो न्यूटन का, इंटू 10⁻3। एल कितना है आपका, लंबाई कितनी है, ये इस स्टील रॉड का डायमेंशन ये दिया हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लेंथ कितनी दी हुई है 50 mm। तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 0.005 मीटर में, और एरिया कितना दिया है 0.002 मल्टीप्लाइड बाई 0.002। ई कितना दिया हुआ है आपका 2.14 इंटू 10⁸। ये आपका दिया हुआ है। यहां से आपका शॉर्टनिंग इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हमको कैलकुलेट करना है तो यहां से देख लेते हैं, 3 3 6 आपका 10⁻⁻6, यहाँ 10⁻2 हो जाएगा, 3 3 6 यहाँ हो जाएगा 10⁻2, और ये कैंसिल हो गया आपका, यहां से ये कैंसिल हो गया आपका 10⁻2। तो ये जो डेटा निकल के आया आपका, यहाँ से डेल्टा एल कैलकुलेट होके आया, दैट विल बी 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 2.14 इंटू 10⁻2। यहां से ये आपका स्ट्रेन कैलकुलेट होके आया। इसको आप फर्दर और सॉल्व कर देंगे तो फर्दर सॉल्व करने के बाद जो स्ट्रेन रॉड में आएगा या जो शॉर्टनिंग आएगी, डेल्टा एल की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी 0.0584 mm। ठीक है, तो किसी भी, अगर आपका कोई भी रॉड दिया है या कोई भी शेप दिया है, उसमें अगर उसकी डायमेंशन में आपको शॉर्टनिंग या डायमेंशन में इलोंगेशन आपको कैलकुलेट करना है तो इजीली आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो आपने जनरली ये कैलकुलेट कर लिया। इलोंगेशन के लिए आपने पी एल अपॉन ए ई अप्लाई किया। पी की वैल्यू आपने किलो न्यूटन में दे रखी थी, न्यूटन में चेंज करी, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000। एल आपका लंबाई दी हुई थी 50 mm, मीटर में चेंज करेंगे 0.005 मीटर आ जाएगी। एरिया दिया हुआ है आपका 20 mm क्रॉस 20 mm, यानी 0.002 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.002 मीटर, और ई की वैल्यू 2.14 इंटू 10⁸ दिया हुआ है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का डेटा मिल के आता है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अपॉन 2.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ यानी शॉर्टनिंग जो कैलकुलेट होके आती है वैल्यू की, जो आता है वो हमारा 0.0584 mm कैलकुलेट होके आता है। इस तरह से हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, काफी टाइम हो गया, और अगली क्लास में हम और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, जिसमें हम इस तरीके से, हमें लिखने में काफी टाइम जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि पीडीएफ फॉर्म में हमारे मोस्टली क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट पीडीएफ में आए। टॉपिक जो हम कंटेंट जो आपको देने वाले हैं उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने हाथ से लिखें, हम अपने हाथ से पढ़ाएं, लेकिन हम न्यूमेरिकल जितने ज्यादा हो सकेंगे इस टॉपिक पे कराएंगे, और उसको हम पीडीएफ फॉर्म में या फिर पीपीटी के फॉर्म में लेके आएंगे। तो बने रहिए अगली क्लास के लिए, मिलते हैं। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्त, सीनियर या फिर जूनियर्स के साथ शेयर करिए। उनसे भी कहिए कि अगर उनको अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छे टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिकल में और जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने या सर्वे पढ़ना है, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।